हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम का हिंदी का सब्जेक्ट है सेमेस्टर 6 के लिए हिंदी साहित्य और भारतीय मूल्यबोध। ठीक है, इस सब्जेक्ट को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और इस सब्जेक्ट में टोटल 4 यूनिट है। चारों यूनिट की कंप्लीट समरी मैं आपको इस सिंगल वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। आगे एक और वीडियो आएगी वन शॉट जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये समरी जाननी जरूरी है कि आखिर ये सब्जेक्ट क्या है, इस सब्जेक्ट में यूनिट कौन सी है, यूनिट के अंदर क्या कंटेंट है, ठीक है, उसका क्या मतलब होता है। सारी चीजें आप समझ जाओगे। ये वन शॉट आपको कहीं ना कहीं एकदम आसान बना देगी आपके लिए ये सब्जेक्ट। ठीक है, आपको बहुत ध्यान से इसको देखना है। आप चाहे एनसी वेब में हो, सोल में हो, डीयू रेगुलर में हो, सभी जगह ये वीडियो जो है काम आने वाली है। और पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएंगे। इसके लिए आपको सिंपल हमारे टेलीग्राम में जाना है और एकलव्य स्नातक 1 ये सर्च करना है। ठीक है, आप इसे सर्च करोगे, हमारा ग्रुप आएगा, उसको ज्वाइन करना है और वहां पे आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। एक बार देख लेते हैं सिलेबस। तो ये सब्जेक्ट जो है इसमें टोटल 4 यूनिट है। ठीक है, 4 यूनिट को अगर हम देखें तो सबसे पहली यूनिट में है भारतीय मूल्यबोध का स्वरूप क्या है। ठीक है, दूसरी यूनिट में हम काव्य यानी हिंदी की जो कविता है उससे हमें क्या मूल्यबोध होता है वो जानना है। फिर अगली यूनिट में जो कहानी है, 3 कहानियां दे रखी हैं, उन 3 कहानियों से हमें क्या मूल्य पता लगते हैं वो हमें देखना है। उसके बाद 3 निबंध दे रखे हैं लास्ट यूनिट में, 3 निबंधों से हमको क्या मूल्यबोध का ज्ञान होता है वो हमको पता लगेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका 4 यूनिट वाला सिलेबस हो जाएगा। और डिटेल में जानना है तो आप इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, ये एक बार सिलेबस देख लीजिए। अब मैं आपको ले चलता हूं सीधा इंपॉर्टेंट अपने समरी पे। और उससे पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए वीडियो साबित होगी वो ये वीडियो है, जो वन शॉट वीडियो होगी। इसमें मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा और जल्दी ही ये वीडियो आ जाएगी। ठीक है, यानी पहले आपको ये समरी वाली वीडियो देखनी है, उसके बाद आपको ये वीडियो देखनी है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। तो समरी समझनी आपके लिए ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, उसमें आपको ये चारों टॉपिक दे रखे हैं, यानी कि आपको मूल्यबोध समझना है, हमारा उसका जो भारतीय अवधारणा है, कंसेप्ट है, उसके नजरिए से देखना है। फिर सामाजिक मूल्य को समझेंगे, राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्य को समझेंगे, पारिवारिक मूल्य को समझेंगे। ये कंप्लीट जो है मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, कंप्लीट समरी बताऊंगा और बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा ताकि आपका टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भारतीय मूल्य बोध का अर्थ। यानी ये जो मूल्य बोध है इसका मतलब क्या होता है। बोध का मतलब होता है समझ, ठीक है, यानी समझना। और मूल्य का मतलब क्या होता है, मूल्य को 2 अर्थों में देखा जाता है, आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो भारतीय मूल्य बोध का क्या अर्थ है इसको समझते हैं। तो मूल्य का अर्थ क्या होता है, मूल्य का क्या मतलब होता है। तो मूल्य जो है इसका अर्थ होता है किसी वस्तु, किसी विचार या किसी व्यवहार का महत्व समझना। ठीक है, मूल्य का मतलब क्या है, कोई वस्तु है उसका क्या मूल्य है, या कोई विचार है उसका क्या महत्व है। ठीक है, कोई व्यवहार है उसका क्या महत्व है, इसको समझना ही मूल्य कहलाता है। मूल्य को हम 2 हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पे आपको समझना है मूल्य को हम 2 अर्थ में देखेंगे। एक तो है आर्थिक मूल्य और दूसरा है सामाजिक मूल्य। आर्थिक मूल्य क्या होता है, किसी भी वस्तु का कोई ना कोई आर्थिक मूल्य होता है। ठीक है, जैसे मान लो सोना, गोल्ड क्या है, ठीक है, गोल्ड एक धातु है। तो जो गोल्ड होता है, सोना होता है, वो क्या होता है, महंगा होता है, यानी उसका मूल्य क्या है, महंगा है, ज्यादा है। दूसरी तरफ लोहा है। अब लोहा क्या है, लोहा भी एक धातु है, एक मेटल है, लेकिन लोहा जो होता है वो सस्ता होता है। ठीक है, तो यही हमको समझना है, यानी हर किसी वस्तु का कोई ना कोई मूल्य होता है। मेरे हाथ में अगर ये पेन है तो इसका भी कोई ना कोई मूल्य होगा, इसकी कोई ना कोई कीमत होगी। ठीक है, तो एक तो ये अर्थ होता है मूल्य का, लेकिन हमें इस अर्थ को नहीं समझना है। हमारे सिलेबस में जो है वो दूसरा अर्थ है, यानी सामाजिक मूल्य। अब सामाजिक मूल्य क्या होता है इसको समझिए। ठीक है, सामाजिक मूल्य का मतलब है वे आदर्श और गुण जिनसे समाज अच्छा बनता है। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे आदर्श, कुछ ऐसे गुण जिससे कोई समाज अच्छा बने, तो उसको हम सामाजिक आदर्श कहते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमें प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, हमें दया भाव रखना चाहिए अपने मन में, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें देश की सेवा करनी चाहिए, अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, हमें हमेशा से ईमानदारी को अपनाना चाहिए। ठीक है, ईमानदार रहना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सब मूल्य हैं, ये सामाजिक मूल्य हैं। इनकी वजह से हमारा जो समाज है वो अच्छा बनता है। मान लो अगर समाज में जो लोग रहते हैं, ठीक है, लोगों से ही समाज बनता है। मान लीजिए सभी लोग सत्य बोलने लगे, सभी लोग प्रेम से रहें, सभी लोग दयालु बन जाएं, सभी लोग सम्मान करें एक दूसरे का, ठीक है, उनकी भावनाओं का सम्मान करें, सेवा करें,
और ईमानदारी से रहें तो क्या होगा, कोई भी समाज अच्छा बन जाएगा। लेकिन अगर इसी की जगह थोड़ा सा इसको पलट दो, मान लो कोई देश है, उस देश में सारे लोग जो हैं वो झूठ बोलते हैं, प्रेम से नहीं रहते, लड़ाई झगड़ा करते हैं एक दूसरे से, दया भाव बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, ठीक है, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, देश की सेवा करने के लिए तैयार नहीं है, ईमानदार तो वो बिल्कुल भी नहीं है, बेईमान लोग हैं, तो क्या ऐसा समाज, जिस समाज में वैसे लोग रहते होंगे, तो क्या वैसा समाज एक आदर्श समाज, एक अच्छा समाज बन सकता है? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो यही होता है मूल्य का अर्थ। मूल्य को दो हिस्सों में बांटेंगे, आर्थिक मूल्य और सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य पे ही अपना ये पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट है, पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो आपका इसी के ऊपर है, ठीक है। आगे चलते हैं, समझते हैं। आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, ये आपको समझना है क्योंकि पूरी की पूरी बुक आपकी इसी पे निर्भर करती है। अगर आप इस चीज को यहीं समझ जाते हो तो फिर आपको आगे की चीजें बहुत आसान लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक टॉपिक है हमारा कि बताइए मूल्य बोध क्या है, ठीक है। यानी जो मूल्य बोध है, जिसको वैल्यूज भी कहते हैं इंग्लिश में, ये मूल्य बोध होता क्या है आखिर? तो यहाँ पे समझिए, देखिए, अच्छे और बुरे की समझ को मूल्य बोध कहा जाता है। यानी क्या अच्छा है हमारे लिए, क्या बुरा है, ठीक है, या समाज के लिए क्या चीज अच्छी है, समाज के लिए क्या चीज बुरी है, अगर इसी को कोई समझ जाए तो उसको क्या कहा जाता है? उसको मूल्य बोध कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमको क्या सिखाता है? हमको ये मूल्य बोध ये सिखाता है कि हमको कैसे व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, कैसे किसी के साथ हमें व्यवहार करना चाहिए, समाज में कैसे हमको रहना चाहिए, सही और गलत में अंतर हमको कैसे करना चाहिए। तो ये सब क्या होते हैं? इसी को कहा जाता है मूल्य बोध, यानी कि मूल्यों को समझना, ठीक है। हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, अगर हम इसको समझ जाए तो हम कहेंगे कि हमें मूल्य बोध हो गया है, यानी कि हम समझने लगे हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी है, एकदम सिंपल है। आगे चलते हैं, मूल्य बोध कहां से मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल्य बोध जो होता है हमको कहां से मिलता है? तो देखिए, जब किसी बच्चे का, किसी बालक का जन्म होता है किसी परिवार में, ठीक है, तो उसके लिए परिवार ही सबसे पहले मूल्य बोध प्रदान करने का स्रोत बनता है, ठीक है। यानी कि कोई बच्चा होता है, वो मूल्यों को कहां से सीखता है? अपने माता पिता से सीखता है, ठीक है, अपनी माता से सीखता है। तो सबसे पहले हमें मूल्यबोध कहां से होता है? अपने परिवार से होता है, ठीक है। जब छोटा बच्चा पैदा होता है उसको बताया जाता है, बेटा ऐसे नहीं करना, ये गलत है, ये करना ये सही है, ठीक है। जैसे कोई बच्चा बहुत शरारती है, वो बार बार अपनी सीढ़ियों पे चढ़ता है, सीढ़ियों से उतरता है, तो उसकी माँ क्या समझाएगी कि बेटा वहां मत जाना, वहां से गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, यानी वो गलत है, ठीक है। क्या करना है माँ उसे बताएगी। तो ये चीजें जो होती है हमें अपने परिवार से सबसे पहले पता लगती है, ठीक है। फिर बच्चा धीरे धीरे परिवार से बाहर निकलता है, समाज में रहता है, लोगों के घर जाता है, अड़ोसियों पड़ोसियों के घर जाता है, रिश्तेदारों के घर जाता है, ठीक है, और गली मोहल्ले में बच्चों के साथ खेलने लगता है, स्कूल जाने लगता है, यानी समाज में घुलने मिलने लगता है। तो फिर उसको समाज से मूल्य पता लगते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, उसको परिवार से, बाद में समाज से उसका बोध होने लगता है, ठीक है। फिर वो शिक्षा लेने के लिए स्कूल में जाता है। अब स्कूल में जाता है तो उसके बहुत सारे दोस्त बन जाते होंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं फ्रेंड उसके होते ही होंगे वहाँ पे स्कूल में, तो दोस्तों से सीखने को मिलता है। फिर वहाँ पे टीचर जो होते हैं वो समझाते हैं कि बच्चों सुबह तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, डेली इतना पढ़ना चाहिए, इतनी देर पढ़ना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, या जो भी अच्छी बातें स्कूल में बताई जाती है, शिक्षा दी जाती है, तो वहां से मूल्य बोध होने लग जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो साहित्य, यानी वो कोई कहानी की किताब पढ़ेगा या कोई लिटरेचर पढ़ेगा, या मान लो कहीं पे कोई कहानी की वीडियो देखेगा, तो उससे भी उसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा उस लिटरेचर से, ठीक है। तो यहां से भी क्या होता है? मूल्य बोध होता है, ठीक है। फिर धर्म, अपने धर्म से, हमारे धर्म में जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं, ठीक है, उनसे भी हमको क्या पता लगता है? मूल्य बोध पता लगता है, यानी सही गलत की समझ हो जाती है। संत लोगों से, महापुरुष लोगों से, उनकी बातों को सुन के, उनके विचारों को सुन के हमें क्या मिलता है? मूल्य बोध होता है, यानी हमें सही गलत का पता लगता है। तो मूल्य बोध एक तरीके से क्या हुआ? क्या सही है, क्या गलत है, इसको जानना ही मूल्य बोध कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा हमें अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाजों से भी पता लगता है। तो ये सारे के सारे स्रोत होते हैं जहां से हमको मूल्य बोध होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी जो बुक है ना, यानी अपना ये जो सिलेबस है, इसमें हमें क्या समझना है? इसमें हमें समझना है साहित्य, यानी लिटरेचर से कैसे हमको मूल्य बोध होता है। इस पे हमारा ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, भारतीय मूल्य बोध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप समझ गए हो कि मूल्य बोध क्या होता है, ठीक है, मूल्य बोध हमें कहां से होता है। अब बात करेंगे कि भारतीय मूल्य बोध की। तो देखिए, भारत जो है एक बहुत बड़ा और बहुत प्राचीन देश है, ठीक है। प्राचीन समय से भारत
रहा है, भारत की सभ्यता रही है। तो भारत एक प्राचीन सभ्यता वाला देश है। यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो कल्चर है, हजारों साल पुराना है। ठीक है, हजारों साल पहले से हमारा कल्चर जो है वो चलता आ रहा है। तो हमें यहाँ से क्या बोध होता है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति जो है, इसमें कई महान मूल्य हमको मिलते हैं, यानी कई महत्वपूर्ण बातें हमको पता लगती है। कहाँ से? अपनी संस्कृति से, अपने कल्चर से। तो देखिए, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। ठीक है, दया का भाव रखना चाहिए, करुणा रखनी चाहिए मन में, त्याग के लिए तैयार रहना चाहिए, बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए, देश सेवा, माता पिता की सेवा। ठीक है, सहनशीलता रखनी चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये सारे के सारे जो मूल्य आप देख रहे हो, ये हमको हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति से मिलते हैं। ठीक है, तो ये भारतीय मूल्य हो जाएंगे, यानी भारतीय कल्चर से हमको ये मूल्य मिले हैं। एकदम सिंपल है। आई होप इतना आसान आपको लग रहा होगा कि सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सामाजिक मूल्य। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, समाज को सही दिशा देने वाले नियम, यानी ऐसे नियम जो समाज को सही दिशा देते हैं। ठीक है, ऐसे आदर्श जो इन्हीं को क्या कहा जाता है? सामाजिक मूल्य कहा जाता है। यानी समाज को सही दिशा, सही दिशा का मतलब क्या है कि क्या चीज समाज के लिए सही है और क्या चीज समाज के लिए गलत है, इसको जानना ही क्या हो जाता है? सामाजिक मूल्य हो जाता है। ठीक है, तो प्रमुख सामाजिक मूल्य क्या है? समाज में समानता होनी चाहिए, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमें समाज में रहना है तो एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। ठीक है, न्याय और इसके अलावा मानवता, भाईचारा, ये सब क्या है? सामाजिक मूल्य होते हैं। समाज जो होता है इन्हीं मूल्यों के आधार पर चलता है। अगर समाज में लोगों के बीच में या लोगों के मन में ऐसे मूल्य ना हो, लोग इन चीजों को फॉलो ना करें, तो समाज जो है टूट जाएगा, बिखर जाएगा। वहां पे लड़ाई झगड़े होंगे। ठीक है, वहां पे शांति नहीं रहेगी, एक दूसरे को मारना पीटना, दया भाव ना रखना, किसी का सम्मान ना करना। ठीक है, न्याय तो वहां पे बचेगा ही नहीं। तो इसलिए किसी भी समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए ये सामाजिक मूल्य बहुत ही आवश्यक होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्य। ठीक है, इसको समझते हैं। तो देखिए, देश और संस्कृति से जुड़े मूल्य राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्य कहलाते हैं। ठीक है, कौन से मूल्य? यानी जो देश और संस्कृति से जुड़े हुए मूल्य होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्य बोलते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे राष्ट्रभक्ति, इसको कहा जाता है देशभक्ति। ठीक है, देशभक्ति हमारे मन में होनी चाहिए। हमेशा देश के लिए जान भी देनी पड़े तो हमें देश के लिए जान तक देने के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है, ये मूल्य हमारे अंदर होना चाहिए। फिर मातृभाषा से प्रेम, आप देखते हो ना कि लोगों को अपनी मातृभाषा से प्रेम होता है, उनकी जो भाषा होती है उस भाषा से वो प्रेम करते हैं। ठीक है, तो मातृभाषा से प्रेम होना चाहिए। संस्कृति का सम्मान, हमें अपनी संस्कृति, अपना कल्चर, उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, एकता, यानी देश में एकता अखंडता बनाए रखनी चाहिए, देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये जो आपको मूल्य दिख रहे हैं, इन मूल्यों को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्य। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, एकदम आसानी से आपको ये यूनिट समझ में आ जाएगी। आगे है पारिवारिक मूल्य। ये मूल्य वो होते हैं जो किसी परिवार को मजबूत करते हैं, परिवार के लिए जरूरी होते हैं और परिवार से हमको मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए, परिवार को मजबूत बनाने वाले जो आदर्श पारिवारिक मूल्य होते हैं, इसी को हम पारिवारिक मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो मुख्य पारिवारिक मूल्य कौन कौन से हैं, इसको समझते हैं। तो देखिए, हमको अपने परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, परिवार में हम रहते हैं तो हमको प्रेम से रहना चाहिए। त्याग, परिवार के लिए त्याग करना पड़े तो त्याग के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, सहयोग के साथ रहना चाहिए, परिवार में जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ठीक है, संस्कारों का पालन करना चाहिए। तो ये सब क्या होता है? ये भारतीय परिवारों के मूल्य होते हैं। ठीक है, भारत के जो परिवार हैं उनमें ये मूल्य आपको देखने को मिलते हैं। और यही अगर आप कंपेयर करोगे अमेरिका के जो लोग हैं, उनके जो परिवार हैं, तो वहां पे आपको ये मूल्य नहीं दिखेंगे देखने में। ठीक है, ये आपको भारत में मिलेंगे। तो ये भारतीय पारिवारिक मूल्य कहलाएंगे। इसके बाद बात करते हैं साहित्य और मूल्य बोध। अभी तक आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि मूल्य बोध होता क्या है, मूल्य क्या होते हैं, परिवार से क्या मूल्य मिलते हैं। ठीक है, अपने कल्चर से हमको क्या मूल्य मिलते हैं, ये सारी चीजें आप समझ चुके हो। अब बात करेंगे साहित्य और मूल्यबोध, यानी लिटरेचर, जो भी लिखित में साहित्य है। अब वो चाहे आपका कविताएं हो, चाहे कहानियां हो, ठीक है, चाहे आपके निबंध हो या कोई अन्य नोवेल हो, कोई भी लिटरेचर हो, यानी लिटरेचर से जो हमको मूल्य बोध होता है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि बताइए कि क्या हमको साहित्य से, यानी जो हमारा लिटरेचर है, उससे हमें कुछ मूल्य मिलते हैं? तो आप कहोगे यस, बिल्कुल मिलते हैं।
क्योंकि जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो हमें उससे कोई ना कोई शिक्षा मिलती है, हम कोई नोवेल पढ़ते हैं तो उससे कोई ना कोई हमें शिक्षा मिलती है। तो कहीं ना कहीं हमारा साहित्य भी हमको कुछ ना कुछ मूल्य बताता है, ठीक है। तो ये अपना पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है ये इसी के ऊपर है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य ने समाज में अच्छे मूल्यों को फैलाने का काम किया है, ठीक है। हिंदी साहित्य ने समाज में अच्छे मूल्य फैलाने का काम किया है। जो हमारे कवि रहे हैं हिंदी के, जो लेखक रहे हैं, इन्होंने अपनी रचनाओं से, अपनी कृतियों से लोगों को शिक्षा दी है, ठीक है। आप देखते हो ना कि हमें स्कूलों में कहानी सुनाई जाती है और लास्ट में हमसे क्या पूछा जाता है कि बताइए इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या है, हमें जो भी हमारा लिटरेचर है जो लिखित में मिला है, कहानी हो गई या कोई कविता हो गई, उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ये सब क्या हो जाएगा, यानी हमारे लिटरेचर से भी हमको मूल्य मिलते हैं, ठीक है। और ये मूल्य कौन देते हैं हमको, हमारे कवि, हमारे लेखक, वो अपनी रचनाओं में ये मूल्य डाल कर देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक करके समझते हैं। अब बात करते हैं शुरुआत से, यानी भक्ति काल से समझते हैं। तो भक्ति काल जो है हमारे हिंदी जो लिटरेचर है उसके नजरिए से देखें तो इसको स्वर्ण युग या स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है। तो भक्ति काल जो है, भक्ति काल की जो रचनाएं हैं उससे हमको क्या मूल्य बोध होता है, क्या सीखने को मिलता है, इसको समझते हैं। तो देखिए, भक्ति काल के जो कवि रहे हैं, चाहे आप कबीर की बात कर लो, ठीक है, या तुलसीदास की बात कर लो, या सूरदास की बात कर लो, या जो रहीम थे इनकी बात कर लो, तो इन सभी की जो रचनाएं हैं, इनकी जो लिखी हुई जो काव्य हैं, कविताएं हैं, इससे कहीं ना कहीं हमको क्या मिलेगा सीखने को, हमको प्रेम, यानी प्रेम का के मूल्य बोध होता है, ठीक है। फिर समानता का मूल्य बोध होता है, भक्ति के बारे में पता लगता है, मानवता, ये सारी चीजों का संदेश इनको इनकी कविताओं से हमको देखने को मिलता है, ठीक है। प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, रहीम जी, ठीक है, ये प्रमुख कवि हैं जो भक्ति काल के कवि हैं। इनकी रचनाएं अगर पढ़ते हैं तो हमको ये मूल्य मिलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो साहित्य है, जो लिटरेचर है, चाहे वो कविता हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो नोवेल हो, ठीक है, या कोई अन्य विधा हो साहित्य की, हमें हर विधा से कुछ ना कुछ मूल्यबोध होता ही है। तो कबीरदास के बारे में समझते हैं थोड़ा डिटेल में। देखिए, कबीरदास जो है इन्होंने सरल भाषा में जीवन की शिक्षा दी है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल भाषा में। इनका एक बहुत ही फेमस दोहा है, धीरे धीरे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, ठीक है। ये कबीर का बहुत प्रसिद्ध दोहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि हर काम समय से होता है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हर काम अपने समय पे ही होना है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फिर इनका दूसरा एक और दोहा है, कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, यानी मनुष्य को जरूरत भर ही मांगना चाहिए, जितनी उसकी आवश्यकता है उतनी ही, ठीक है, मांगना चाहिए, उतनी ही चाहत रखनी चाहिए अपने मन में जितने में उसका काम चल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, मनुष्य क्या होता है, स्वभाव से लालची होता है, ठीक है। मनुष्य चाहता है कि उसको सब कुछ मिल जाए, बाकी किसी दूसरे को बेशक से कुछ ना मिल रहा हो लेकिन उसे सब कुछ मिल जाए। वो जितनी उसकी जरूरत है उससे 50 गुना, 100 गुना, 500 गुना ज्यादा चाहता है, ठीक है। यहीं पे कबीर समझाते हैं कि जितनी आवश्यकता है उतना ही मांगना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। तुलसीदास, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, इसमें आदर्श जीवन दिखाया है, ठीक है, कि आदर्श जीवन क्या होता है। इसमें भगवान श्री राम, उनके जीवन के बारे में बताया गया है। तो इनके ये जो प्रमुख काव्य हैं, इससे हमको क्या पता लगता है, परिवार प्रेम, ठीक है। यानी अगर भगवान राम को देखो तो उनका जो परिवार था, ठीक है, कैसा परिवार था आपने उसमें पढ़ा होगा, और कैसे परिवार से वो प्रेम करते थे, और अपने पिता के वचन को निभाने के लिए, ठीक है, उन्होंने अपना घर त्याग दिया, वनवास के लिए गए, ठीक है, अपनी जो राजा की गद्दी थी वो त्याग दी। तो परिवार के प्रति उनके मन में जो प्रेम था, उसके बाद भी जिस माता की वजह से उनको बाहर जाना पड़ा, कभी भी उस माता के लिए राम जी ने अपने मन में कोई द्वेष भावना नहीं रखी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं परिवार प्रेम देखने को मिलता है। आदर्श चरित्र, क्योंकि भगवान श्री राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक आदर्श चरित्र के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। फिर भाईचारा, त्याग, धर्म, ये सारे मूल्य हमको इनकी रामचरितमानस से पता लगते हैं, ठीक है। तो हर साहित्य, हर लिटरेचर से हमको कुछ ना कुछ मूल्य बोध होता है। अब बात करते हैं रहीम। तो रहीम ने जो लिखा है उससे हमें क्या पता लगता है। तो देखिए, इनका एक प्रसिद्ध दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि सम्मान और विनम्रता जीवन में बहुत जरूरी है। यहाँ पे पानी का मतलब वो वाला पानी नहीं है, यहाँ पे सम्मान है। कहते हैं कि सम्मान जो होता है जीवन में बहुत जरूरी होता है,
और जब तक सम्मान हमारे पास है तब तक ठीक है, यानी इज्जत जब तक है तब तक ठीक है। अगर वो सम्मान चला जाए, इज्जत चली जाए, तो फिर जीवन व्यर्थ है, जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, ठीक है। तो ये कहते हैं रहीम। इसके बाद बात करते हैं सूरदास। सूरदास की रचनाओं से हमें क्या मूल बोध होता है, ये समझना जरूरी है। तो सूरदास की जो रचना है उससे हमें निस्वार्थ प्रेम के बारे में पता लगता है, ठीक है, अटूट भक्ति के बारे में पता लगता है। इनकी जो रचनाएं हैं उसमें हमें वात्सल्य देखने को मिलता है। वात्सल्य क्या होता है? वात्सल्य क्या होता है? जैसे कोई बाल रूप, आपने बाल लीला सुनी होगी, ठीक है, जैसे भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे तो उनके बाल रूप का वर्णन किया गया है इनकी रचनाओं में, आपको मिलेगा कि किस प्रकार से वो शरारत करते थे, माखन चोरी करते थे, मटकियां फोड़ देते थे, माखन चुरा कर खाते थे, और कैसे यशोदा जो माँ थी वो उनको डांटा करती थी, कैसे उनको लाड किया करती थी, प्यार किया करती थी। तो ये जो वात्सल्य भाव है, ठीक है, ये इनकी रचनाओं से देखने को मिलता है। फिर श्रृंगार, श्रृंगार को भी हम दो हिस्सों में बांट के देखते हैं, ठीक है, एक तो है संयोग और एक है वियोग। श्रृंगार यानी प्रेम, संयोग और वियोग, ठीक है। संयोग में क्या होता है? इसमें मिलन दिखाया जाता है, ठीक है, यानी जो प्रेमी और प्रेमिका हैं या नायक और जो नायिका हैं उनके बीच में जो मिलन होता है, जो प्रेम होता है, ठीक है, जब वो मिलते हैं वो चीज बताई जाती है। वियोग में क्या होता है? वियोग में बिछड़ना दिखाया जाता है, यानी कि जब प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका जो होते हैं जो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, यानी कौन से भाव होते हैं। तो हमको ये समझने को मिलता है सूरदास जी की रचनाओं से। फिर भारतेंदु युग आया। भारतेंदु युग में अगर हम देखें तो उस समय में देश गुलाम था, तो राष्ट्रीय मूल्य ज्यादा महत्वपूर्ण थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगर आप रचनाओं को पढ़ते हो तो आपको उसमें राष्ट्रभक्ति यानी देशभक्ति दिखेगी, हिंदी भाषा से प्रेम यानी अपनी भाषा से प्रेम दिखेगा, समाज सुधार, क्योंकि समाज में बहुत कमियां थी तो समाज सुधार के लिए इन्होंने लिखा था, ठीक है। इन सब चीजों का संदेश उनकी रचनाओं से आपको देखने को मिलता है। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। इसका मतलब क्या हुआ? अपनी भाषा का विकास बहुत जरूरी होता है, ठीक है, अपनी भाषा से प्रेम बहुत जरूरी होता है। अगर हमें अपनी भाषा से प्रेम होगा तो हम भाषा के विकास को लेकर भी क्या होंगे? सचेत होंगे। नेक्स्ट है द्विवेदी युग, ठीक है। द्विवेदी युग में देखें तो इस काल में भी देशभक्ति की रचनाएं लिखी जाती थी, उनमें नैतिकता का ज्ञान दिया जाता था, समाज सुधार की बातें होती थी, मानवता, ठीक है, मानवता सबसे ऊपर मानी जाती थी। फिर इन सब चीजों पे बहुत जोर दिया गया, यानी इस समय में जो रचनाएं हैं उससे हमें ये मूल्य बोध होते हैं, ठीक है। फिर कुछ प्रमुख लेखक रहे हैं द्विवेदी युग के, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो गए और मैथिली शरण गुप्त जी हो गए, ठीक है। इनकी जो रचनाएं हैं ये हमको ये सारे मूल्य बताती हैं। फिर गांधीवादी युग आता है, उसके अगर मूल्य देखें तो उस समय में हमें सत्य, अहिंसा, प्रेम, सद्भाव, इन सब चीजों का संदेश हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन मूल्यों का हिंदी साहित्य पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। ये सारे मूल्य हमको कहाँ से मिले हैं? हिंदी के लिटरेचर से, यानी हिंदी के साहित्य से पता लगे हैं, ठीक है। तो हिंदी साहित्य में ये चीजें क्या होती हैं? बहुत ज्यादा, ठीक है, मूल्यवर्धक है, यानी मूल्य हमको देती हैं। इसके बाद निष्कर्ष की बात करें यूनिट 1 में, तो भारतीय मूल्यबोध हमारे जीवन की पहचान है। ये हमको बताती है कि अच्छा इंसान कैसे बनना है, समाज की सेवा करना कितना जरूरी है, परिवार और देश का सम्मान करना ये हमको सिखाती है, ठीक है। तो भारतीय साहित्य भी हमको ऐसे मूल्य प्रदान करता है जिससे हम एक अच्छे नागरिक बन सके, एक अच्छे देश प्रेमी बन सके, ठीक है। अच्छे परिवार के लिए, हम अपने परिवार के लिए एक बेहतरीन व्यक्ति बन सके, समाज के लिए बेहतरीन व्यक्ति बन सके। ये सारे मूल्यबोध जो होते हैं हमको हमारे हिंदी साहित्य से होते हैं, ठीक है। तो देखिए यूनिट 1 में हमने समझ लिया है कि मूल्य क्या होते हैं, मूल्य बोध क्या होता है, ठीक है। साहित्य से यानी लिटरेचर से हमें क्या 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 मिलता है मूल्य, यानी कौन कौन से मूल्य सीखने को मिलते हैं। अब यूनिट 2 है। यूनिट 2 में क्या है? कुछ कविताएं हैं, कुछ काव्य है, और उन काव्य से हमको क्या मूल्य मिलते हैं, क्या मूल्य पता लगते हैं, कौन सी बातें सीखने को मिलती है, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें बात चलेगी रामचरितमानस, और रामचरितमानस में जो केवट प्रसंग था, ठीक है, उसको समझेंगे। भरत मिलाप प्रसंग देखेंगे, राम लक्ष्मण परशुराम का जो संवाद है इसके आधार पे समझने की कोशिश करेंगे। फिर भारत भारती जो है, इसमें जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्य हैं इसको देखेंगे। रश्मि रथी सबसे इंपॉर्टेंट, दिनकर जी की रचना, इससे भारतीय पारिवारिक और सामाजिक मूल्य जो पता लगते हैं इसको समझेंगे, ठीक है। और मैं आपको काफी शॉर्ट में कराऊंगा ताकि आपको केवल रिवीजन कराना है, मतलब आपको केवल बताना है कि क्या क्या है सिलेबस में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 शॉर्ट वीडियो इसके बाद आने वाली है, ठीक है। उसमें डिटेल में आपको सारे क्वेश्चन आंसर करा दूंगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। वैसे ये वीडियो भी देख लोगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आना। अब बात करते हैं
हिंदी काव्य और भारतीय मूल्यबोध। काव्य का मतलब होता है कविता, ठीक है। तो हिंदी काव्य में, हिंदी कविताओं में भारतीय संस्कृति यानी हमारा जो कल्चर है, हमारे जो आदर्श हैं, हमारी नैतिकता और मानवता, इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। क्या क्या पता लगता है हमको भारतीय कविताओं से, काव्य से? तो इसमें हमको हमारे कल्चर के बारे में, हमारे जो आदर्श हैं उसके बारे में, नैतिकता और मानवता के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। ये सारे मूल्य हैं। कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से, जो हमारे कवि हुए हैं हिंदी के, उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को सही रास्ता दिखाने का कार्य किया है, ठीक है। समाज सही दिशा में चले, सही रास्ते पे चले, ये काम किसने करा है? हमारे कवियों ने करा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इस पार्ट में हमको 3 महत्वपूर्ण काव्य देखने हैं और इन काव्यों से हमको क्या सीखने को मिलता है वो हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे रामचरितमानस की। तो रामचरितमानस से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, इसको देख लेते हैं, फिर रामचरितमानस पे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, भारतीय मूल्यबोध क्या है? तो जो भारतीय मूल्यबोध है, इसका अर्थ है ऐसे आदर्श और संस्कार जो भारतीय संस्कृति को महान बनाते हैं, उसी को हम भारतीय मूल्यबोध कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? जैसे ये सारे मूल्य आ जाते हैं, ठीक है। जैसे सत्य बोलना, प्रेम से रहना, त्याग, सेवा, करुणा भाव, भाईचारा, राष्ट्र प्रेम, परिवार का सम्मान, ये सारे मूल्य जो हैं आपको भारतीय संस्कृति में, भारतीय संस्कार में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये भारतीय मूल्यबोध हैं, ठीक है। अब बात करेंगे रामचरितमानस, बहुत ध्यान से देखना है। तुलसीदास जी के द्वारा रचित है ये रामचरितमानस, ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा इसको रचा गया है, इसको लिखा गया है और ये भारतीय संस्कृति का सबसे महान ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें भगवान श्री राम के जीवन के बारे में बताया गया है और इसमें आदर्श जीवन कैसा होगा, परिवार, प्रेम, विनम्रता, क्योंकि भगवान राम जो थे बहुत ही विनम्र थे, ठीक है। तो विनम्रता को दिखाया गया है। धर्म, धर्म का मतलब यहाँ पे कर्तव्य से होता है। यहाँ पे धर्म का मतलब क्या है? कर्तव्य, ठीक है। यानी अपने कर्तव्य के लिए सब कुछ त्याग देने के लिए तैयार, फिर त्याग दिखाया गया है इसमें। ये सारे मूल्य जो हैं, इसका वर्णन मिलता है हमको किसमें? रामचरितमानस में। किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए समझते हैं। अब क्या करना है? सबसे पहले केवट प्रसंग। केवट प्रसंग बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, वैसे तो स्टोरी बड़ी है पर डिटेल में नहीं जाएंगे, बिल्कुल समझेंगे। केवट प्रसंग, इसमें कहानी क्या थी? जब भगवान राम वनवास जा रहे थे, तब उन्हें गंगा नदी जो थी उसको पार करना था। फिर वो जाते हैं, ठीक है। केवट मिलता है, केवट मतलब जो नदी पार करवाता है। तो केवट ने प्रेम और श्रद्धा से राम की सहायता की। ये वाला दृश्य देखो आप ध्यान से, ठीक है। तो ये केवट प्रसंग से है। अब इस प्रसंग से हमको क्या सीखने को मिलता है, क्या मूल्य बोध होता है, क्या हमको पता लगता है? तो हमें सेवा भाव, क्योंकि ये भगवान राम के सामने, ठीक है, हाथ जोड़ के, सिर झुका के एक सेवक की तरह रहते हैं और उनको नदी पार करवाते हैं। तो यहाँ हमें सेवा भाव पता लगता है। फिर भगवान श्री राम की विनम्रता देखने को मिलती है, ठीक है। भक्ति भाव देखने को मिलता है। समानता, कि वो उसको अपने गले से लगाते हैं, अपने समान मानते हैं भगवान राम, उनको बहुत सम्मान देते हैं, ठीक है। तो ये चीज देखने को मिलती है। प्रेम भाव देखने को मिलता है। तो केवट जो है भगवान श्री राम को राजा नहीं बल्कि अपना अपना मानकर उनकी सेवा कर रहा है, ठीक है। उनको राजा नहीं मान रहा कि ये राजा है, बल्कि वो अपना मान रहा है कि ये हमारे हैं, ठीक है। तो ये जो प्रेम भाव है इनके बीच में, ये हमको केवट प्रसंग से देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा भरत मिलाप प्रसंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, भरत जो हैं जब राम से मिलने वन में गए, तब दोनों भाइयों का प्रेम देखकर सभी जो थे भावुक हो गए, ठीक है, इमोशनल हो गए, रोने लगे, सबकी आंखों से आंसू आने लगे। तो ये जो है इसे बोलते हैं भरत मिलाप प्रसंग। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें भाईचारा दिखता है, त्याग दिखता है, ठीक है। त्याग कैसे? क्योंकि भरत जो होते हैं वो कहते हैं कि मुझे ये राजगद्दी नहीं चाहिए, मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, आप वापिस आ जाओ, आप सिंहासन ले लो। यानी त्याग देखने को मिलता है। परिवार प्रेम, कैसे अपने भाई के लिए वहां तक जाते हैं, कितना दुखी हो जाते हैं कि वो मतलब उनको घर छोड़कर जाना पड़ा, ठीक है, वनवास जाना पड़ा। आदर्श संबंध देखने को मिलते हैं। निस्वार्थ प्रेम, यानी एक ऐसा प्रेम जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, ठीक है, कोई आपको छुपा हुआ स्वार्थ नहीं दिखेगा। तो निस्वार्थ प्रेम देखने को मिलता है। तो भरत ने राज्य स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो राम को ही योग्य राजा मानते थे, अपने आप को योग्य राजा नहीं मानते थे, अपने भाई को राजा मानते थे, ठीक है। तो ये जो है भरत मिलाप प्रसंग है। इससे हमको क्या मूल्य बोध होता है? हमें ये चीजें सीखने को मिलती है, ठीक है, ये मूल्य बोध होता है। अगला है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है?
कि जब धनुष टूट जाता है उसके बाद परशुराम जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, वो आते हैं यहाँ पे और फिर वो आके क्या करते हैं, गुस्सा मतलब अपना क्रोध दिखाते हैं, अपना फरसा लेके आते हैं, ठीक है, उनको मारने की बात कहने लगते हैं। तो इस प्रसंग में हमें क्या दिखेगी, विनम्रता दिखेगी। कौन विनम्र होता है, भगवान श्री राम। उनको इतना कहा जाता है लेकिन वो बिल्कुल विनम्र होके परशुराम जी से बातें करते हैं, ठीक है। उनका धैर्य देखने को मिलता है, सम्मान देखने को मिलता है कि कैसे वो उनका सम्मान करते हैं, संयम देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे गुण दिखाई देते हैं ये सारे के सारे गुण जो है ये हमको इसमें दिखाई देते हैं। राम जो थे बिल्कुल शांत होकर बिल्कुल विनम्र होकर रहते हैं, जबकि परशुराम जो थे वो बहुत ही क्रोधित थे। और लक्ष्मण जी जो होते हैं वो भी बहुत क्रोधित हो जाते हैं परशुराम जी को लेकर, ठीक है। ये आप अगर यूट्यूब वगैरह पे सर्च करोगे तो आप इसको देख लेना, रामायण में बहुत अच्छा सीन है ये, इसको जरूर देखना, ठीक है। तो यहां से हमको क्या भाव देखने को मिलता है, क्या मूल्य देखने को मिलते हैं, तो विनम्रता, धैर्य, सम्मान, संयम, ये चीजें हमको सीखने को मिलती है। तो ये हमारा साहित्य है, हिंदी का साहित्य है, हिंदी की कविताएं हैं, काव्य है, उससे हमको ये चीजें सीखने को मिलती है, ठीक है। यानी हमारा हिंदी लिटरेचर जो है, हिंदी साहित्य जो है, समाज को हमेशा नई दिशा दिखाता है, संयम से रहने की बात करता है, विनम्र होना सिखाता है, धैर्य रखना सिखाता है, सम्मान करना सिखाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भारत भारती, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया साहित्य है और ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्य का है, क्योंकि इसमें राष्ट्र और देश प्रेम और ये सारी चीजें हैं। तो भारत भारती के लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त। ये काव्य जो है भारतीय संस्कृति को दिखाता है, देश प्रेम को दिखाने वाला एक ग्रंथ है। तो भारत भारती जो है इसका मुख्य विषय क्या है, तो इसमें मेन जो टॉपिक है वो देशभक्ति है, देश से प्रेम, राष्ट्र से प्रेम, देश से प्रेम के लिए बलिदान भी देना पड़े तो उसके लिए तैयार रहना, ठीक है, ये हमें दिखाता है। इसमें भारतीय संस्कृति, हमारा जो कल्चर है वो दिखाया गया है, हमारे भारत का गौरवशाली इतिहास दिखाया गया है, ठीक है, सामाजिक जागरूकता और राष्ट्रीय एकता। तो ये सारे के सारे विषय जो हैं इस काव्य में आपको देखने को मिलते हैं। फिर प्रमुख मूल्य क्या है, क्या हमें देखने को सीखने को मिलता है, इससे हमें राष्ट्र प्रेम सीखने को मिलता है। यानी कवि जो है लोगों में देश के प्रति प्रेम की भावना जगाते हैं, ठीक है। कवि क्या जगाते हैं कि लोग इसको पढ़ेंगे और देश के प्रति उनके मन में प्रेम भाव जगेगा, ठीक है, देश प्रेम होगा। एकता यानी सभी धर्मों, सभी जातियों को मिलकर साथ रहने का संदेश दिया जाता है कि आपस में धर्म को लेकर, जाति को लेकर लड़ो मत, मिलकर भाईचारे के साथ, सहयोग के साथ एक दूसरे के साथ रहो, ठीक है, एकता होनी चाहिए। फिर संस्कृति का सम्मान, यानी भारतीय परंपराओं और संस्कारों की महत्वता यहाँ पे बताई गई है कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो परंपरा है, हमारे जो संस्कार हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं, ये चीजें इसमें बताई गई है। नेक्स्ट है रश्मि रति। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहा हूँ, समरी आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीजें, ठीक है। रश्मि रति जो है रामधारी सिंह दिनकर की बहुत महान काव्य है, ठीक है। इसको पढ़ा जाता है, आपको जोश से भर देगी। ये कर्ण के ऊपर बनाई गई है, ठीक है, कर्ण के ऊपर लिखी गई है। तो इसको किसने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर। ये महाकाव्य जो है महाभारत के महान योद्धा कर्ण पे आधारित है। कर्ण का चरित्र इसमें बताया गया है कि वो दानी व्यक्ति है, वीर व्यक्ति है, मित्र भक्त व्यक्ति है, स्वाभिमानी व्यक्ति है, ठीक है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने आदर्श नहीं छोड़े, इस तरीके का व्यक्ति कर्ण को बताया गया है इसमें। फिर रश्मि रति के मुख्य मूल, तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, मित्रता, यानी कर्ण ने दुर्योधन की मित्रता जीवन भर निभाई। दानशीलता, कर्ण बहुत बड़े दानी थे, स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, उन्होंने अपमान सहकर भी हार नहीं मानी। सामाजिक मूल्य, समाज में जाति भेद, अन्याय का विरोध इन्होंने इसमें दिखाई देता है। फिर हिंदी काव्य का महत्व, हिंदी काव्य को अगर हम देखें तो समाज को दिशा देता है, ठीक है। हिंदी काव्य को अगर हम देखें तो ये समाज को दिशा देता है, अच्छे संस्कार सिखाता है, ठीक है, नैतिक शिक्षा देता है, हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, हमारी जो संस्कृति है उसको जीवित रखता है, ये इसका महत्व है। नेक्स्ट है निष्कर्ष, यानी हमारी दूसरी यूनिट खत्म हो जाती है, निष्कर्ष पे आ गया है। हिंदी काव्य जो है हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसके मूल्यों का दर्पण है, यानी जो हिंदी काव्य है, हमारी जो हिंदी भाषा में जो कविताएं हैं उससे जो मूल्य हमको देखने को मिलता है उसके दर्पण के रूप में इसको दिखाया गया है। चाहे रामचरितमानस हो, चाहे भारत भारती हो या रश्मि रथी जैसी रचनाएं हो, ठीक है, ये हमको बताती हैं कि एक आदर्श जीवन कैसे जिया जा सकता है, प्रेम भाव से कैसे रहा जा सकता है, त्याग कैसे किया जा सकता है, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, ठीक है, और मानवता, ये चीजें हमको दिखाता है। तो इन सब का संदेश हमको हमें कहां से मिलता है, अपने काव्य से मिलता है, यानी हिंदी काव्य से मिलता है, ठीक है। तो ये थी हमारी यूनिट नंबर 2। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3। यूनिट सेकंड में हमने क्या देखा था,
दूसरी यूनिट में हमने काव्य देखा था। काव्य से हमको क्या सीखने को मिलता है, ठीक है, चाहे रामचरितमानस हो या रश्मि रति हो, उससे हमको क्या सीखने को मिलता है, क्या हमें मूल्य बोध होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण 3 कहानियों की। एक तो है आहुति कहानी जो कि प्रेमचंद के द्वारा रची गई है। हार की जीत सुदर्शन जी के द्वारा लिखी गई है। डिप्टी कलेक्टर अमरकांत जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो इनके द्वारा लिखी गई ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। इन कहानियों से हमको क्या मूल्य मिलते हैं, क्या मूल्य बोध होता है, इसको हमको यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो देखो अक्सर क्या होता है, कहानी सुनते ही हमारे मन में आ जाता है कि कहानी कहानी अच्छी कहानी यानी कि मनोरंजन। तो आप ये मत सोचना कि हिंदी कहानी केवल मनोरंजन यानी केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि अपने को जीवन की शिक्षा भी देती है, ठीक है। यानी जो कहानियां हैं हमारे हिंदी साहित्य में वो केवल मनोरंजन के लिए नहीं लिखी गई हैं कि जनता का केवल मनोरंजन करना है, बल्कि अपनी ऑडियंस को, ठीक है, भारतीय समाज को कुछ सीख देना है, यानी कुछ मूल्य बोध देना है, ठीक है। तो इन कहानियों में हमारी जो संस्कृति होती है उसके बारे में, नैतिकता के बारे में और मानवीय जो मूल्य होते हैं इसका चित्रण हमको मिलता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 कहानियों का डिस्कशन करेंगे और इन 3 कहानियों में क्या क्या चीजें हैं इसको समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आहुति कहानी, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, प्रेमचंद जी के द्वारा, ठीक है। कहानी का शॉर्ट में परिचय, देखो कहानी तो बड़ी होती है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, शॉर्ट में आपको समझा देता हूं क्योंकि हम केवल समरी समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए कहानी का परिचय देखते हैं। तो ये कहानी जो है ये देशभक्ति और त्याग की भावना पर आधारित कहानी है। इसमें क्या है, देशभक्ति के बारे में बताया गया है, त्याग के बारे में बताया गया है। प्रेमचंद जी ने इस कहानी में राष्ट्र प्रेम यानी अपने देश से प्रेम और बलिदान यानी देश के लिए बलिदान देना, देश के लिए अपनी जान तक दे देना, इसका जो महत्व है वो हमको बताया है आहुति कहानी के द्वारा। किसने, प्रेमचंद जी ने, ठीक है। तो देखिए ये जो कहानी है ना, इसका मुख्य मूल्य क्या है, यानी कहानी को अगर हम पढ़ेंगे, मान लीजिए हम आहुति कहानी को पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद हमको क्या क्या मूल्य मिलेंगे, यानी क्या क्या शिक्षा मिलेगी, क्या क्या चीजें हम समझ जाएंगे, ये हमको समझना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है देशभक्ति, यानी जब हम इस कहानी को पढ़ेंगे तो हमको देशभक्ति के बारे में पता लगेगा, ठीक है। यानी देश के लिए सब कुछ त्याग देना, सबसे बड़ा इसमें धर्म बताया गया है। धर्म का मतलब यहाँ पे कर्तव्य है, यानी देश के लिए सब कुछ त्याग देना, अपनी जान तक देने का मौका मिले तो अपनी जान भी दे देना, ठीक है। ये क्या है, सबसे बड़ा कर्तव्य बताया गया। आपने देखा होगा ना सीमा पे यानी हमारे बॉर्डर पर हमारे जो सैनिक होते हैं, हमारे जो देश की सेना होती है, आर्मी होती है, वो कैसे अपनी जान तक गवा देती है देश को, देश की रक्षा करने के लिए, ठीक है। तो इसको सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। फिर त्याग और बलिदान, व्यक्ति जो है अपने निजी सुख छोड़कर, यानी अपने जो निजी सुख में पड़ा रहता है ना उसको नहीं करना, यानी निजी सुख को छोड़कर देश हित में काम करता है, या ये बताया गया है इसमें। यानी त्याग और बलिदान की बातें हैं, अपना निजी सुख छोड़कर देश के लिए हमेशा तैयार रहना, देश हित में काम करना, ठीक है, ये बताया गया है। फिर कर्तव्य भावना, यानी देश और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने का संदेश हमको इस आहुति कहानी से मिलता है, ठीक है। यानी ये जो कहानी है ये हमको ये बताती है कि किस प्रकार से देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी है, हर समय देश के लिए तैयार रहना है, ठीक है। मुख्य संदेश, यानी ये जो कहानी है आहुति जो कि प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है, इसका मुख्य संदेश क्या है, इसका मुख्य संदेश है कि राष्ट्र सबसे ऊपर है, ठीक है। देश से ऊपर कुछ भी नहीं है, देश हमेशा सबसे ऊपर रहेगा। फिर सच्चा नागरिक वही होता है जो देश के लिए त्याग करे, ठीक है। सच्चा नागरिक कौन है, जो देश के लिए त्याग करे, अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाए, अपनी जान भी देनी पड़े तो अपनी जान तक दे दे, बलिदान कर दे, ठीक है। ऐसा जो नागरिक है वही सच्चा नागरिक है। ये कौन बताता है हमको, ये कहानी बताती है, ठीक है। तो ये हमारी पहली कहानी हो गई। दूसरी कहानी है हार की जीत, सुदर्शन जी के द्वारा लिखी गई है। अब इस कहानी का परिचय देखते हैं, तो शॉर्ट में समझेंगे बिल्कुल। इसमें है बाबा भारती की कहानी और दूसरी तरफ है डाकू खड़क सिंह, ठीक है। यानी कि बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह, इनकी ये कहानी है, ठीक है। इसमें मानवता और विश्वास के बारे में बताया गया है। क्या संदेश मिलता है, मानवता और विश्वास, कि कैसे ये जो डाकू था उनका घोड़ा चुराना चाहता है और चुरा लेता है, ठीक है। तो ये बताया गया है विश्वास के बारे में। तो कहानी के मुख्य पात्र कौन है, एक तरफ है बाबा भारती, दूसरी तरफ है खड़क सिंह जो कि डाकू है। बाबा भारती जो है बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, बहुत ही दयालु हैं, ठीक है, हमेशा लोगों के लिए तैयार रहते हैं, किसी को उनकी जरूरत पड़ जाए हमेशा उनके साथ रहेंगे, ठीक है। बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं,
दूसरी तरफ ये है जो कि डाकू है, ये बहुत ही चालाक है, बहुत ही चालबाज टाइप का आदमी है, लेकिन बाद में इसको पश्चाताप यानी अपनी गलती का एहसास होता है और ये पश्चाताप करता है, ठीक है। यानी एक बुरा व्यक्ति है लेकिन बाद में सुधर जाता है, ठीक है। तो ये बातें आपको इस कहानी में देखने को मिलती है। तो आप कहानी को ना थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं। तो देखिए, बाबा भारती जो थे, इनके पास एक घोड़ा था, घोड़े का नाम क्या था? सुल्तान, ठीक है। इनके पास एक घोड़ा था, घोड़े का नाम था सुल्तान। खड़क सिंह जो था उस घोड़े को चुराना चाहता था, क्योंकि डाकू आदमी है, चालाक आदमी है, चोर टाइप का आदमी है। वो बीमार बनने का नाटक करता है, यानी नौटंकी करता है, बीमार बन के आता है उनके सामने, और बाबा जो होते हैं उसे घोड़े पर बैठा देते हैं और वो तुरंत घोड़े को लेकर भग जाता है, क्योंकि वो बीमार थोड़ी था, वो तो बस नौटंकी कर रहा था, नाटक कर रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या दिखाया गया, यानी बाबा ने क्या किया? विश्वास, और उसने क्या करा? विश्वासघात, यानी विश्वास को यहाँ पे तोड़ दिया गया। तो ये चीज आपको यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। फिर आगे बाबा क्या कहते हैं समझिए। बाबा कहते हैं कि ठीक है, चलो घोड़ा ले जा रहे हो, ठीक है, लेकिन इस घटना को किसी को मत बताना। यानी ये जो हुआ है ना कि तुमने नौटंकी करी, तुम बीमार बनकर आए, घोड़े को लेके भग गए यहाँ से, ये मत बताना किसी को भी, नहीं तो लोग जो है गरीबों पर विश्वास करना छोड़ देंगे, ठीक है। यानी मेन चीज क्या है यहाँ पे? विश्वास, जो मैं आपको बता रहा हूँ, सारी कहानी जो है विश्वास पे टिकी हुई है, ठीक है। ये सुन के खड़क सिंह जो होता है डाकू, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसका हृदय बदल जाता है। उसको लगता है कि यार मैंने तो गलती कर दी, ये बाबा जो हैं कितने अच्छे व्यक्ति हैं, कितने सरल हैं, कितने दयालु हैं, कितना मुझ विश्वास करके इन्होंने घोड़ा दिया और मैं तो उसको लेके भग गया, ठीक है। यानी विश्वासघात जो इन्होंने किया, इसने डाकू ने, वो इसको समझ में आ गया है। तो इसके बाद इसका हो जाता है हृदय परिवर्तन। तो मुख्य मूल्य क्या सीखने को मिला इस कहानी से? हमको हमको पता लगता है कि मानवता जरूरी है, यानी दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म है। बाबा भारती ने क्या करा? वो तो बीमार बन के आया था, तो बीमार समझ के उसको घोड़ा दिया, ठीक है। और विश्वास, यानी समाज जो है विश्वास पे चलता है, उन्होंने क्या करा? विश्वास किया उस पे। फिर पश्चाताप, यानी गलती, मान लो कोई गलती अगर हमसे हो जाए, किसी से भी कोई गलती हो जाए, तो उसको मान लो, गलती को मान लो, उसको सुधार लो, यानी गलती मानकर सुधार करना महानता है। अगर गलती हो जाए, गलती होना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंसान है तो गलती हो जाती है, लेकिन गलती को ना मानना बड़ी समस्या है। तो गलती को मानना महानता है, ठीक है। गलती को मानो और उसको सुधार करो, पश्चाताप करो, तो ये महानता है। तो यानी पश्चाताप का भाव पता लगता है। फिर करुणा, करुणा में क्या है? बाबा भारती जो थे हर व्यक्ति पर दया करते थे, यानी हमें अपने मन में करुणा का भाव रखना चाहिए, सभी व्यक्तियों से हमें दया भाव रखना चाहिए, ठीक है। किसी के साथ हमें गलत नहीं करना चाहिए। तो ये सीख मिलती है हमको इस कहानी से। इसके बाद मुख्य संदेश क्या है भाई? इतना अगर आपने समझ लिया है, स्टोरी को समझ लिया है, तो आपको मुख्य संदेश भी पता लग गया होगा। मुख्य संदेश क्या है? कि विश्वास जो होता है ना, वो जीवन का आधार होता है, ठीक है। विश्वास पे दुनिया टिकी हुई है। अच्छे व्यवहार से बुरे व्यक्ति का भी हृदय बदला जा सकता है। यानी अगर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करो, तो जो बुरे से बुरा व्यक्ति है वो भी बदल जाता है, ठीक है। ऐसा कहाँ बताया गया है? इस कहानी में बताया गया है। फिर इसके बाद जो तीसरी कहानी है, यह है डिप्टी कलेक्टरी, अमरकांत जी के द्वारा लिखी गई है। अब इस कहानी को ना थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे। ये कहानी जो है एक मिडिल क्लास फैमिली की है, यानी एक मध्य वर्गीय फैमिली है, परिवार है। इसकी सोच कैसी होती है और सरकारी नौकरी के प्रति उनके मन में जो आकर्षण होता है वो दिखाता है, क्योंकि मिडिल क्लास परिवार है, पैसा बहुत ज़्यादा तो नहीं है, अब पैसा चाहते हैं, अच्छी नौकरी चाहते हैं, तो ये लोग सरकारी नौकरी को बहुत ज़्यादा क्या देते हैं? महत्व देते हैं, वैल्यू देते हैं, सरकारी नौकरी के लिए बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। ये इस कहानी में बताया गया है। तो कहानी का मुख्य विषय क्या है? कि समाज में लोग जो होते हैं वो सरकारी पद, यानी जो सरकारी नौकरी होती है, ठीक है, सरकारी पद और प्रतिष्ठा, इसको बहुत महत्व देते हैं। क्योंकि डिप्टी कलेक्टरी, कलेक्टर की बात चल रही है, तो ये जो पद होता है इसको बहुत सम्मान मिलता है, बहुत प्रतिष्ठा मिलती है, इसका महत्व बताया गया है। फिर डिप्टी कलेक्टर बनने का सपना परिवार की सबसे बड़ी इच्छा बन जाती है, ये आपको इसमें बताया गया है कहानी में, ठीक है। अब कहानी आपने समझ ली है, सार उसका समरी आपने समझ लिया है। अब बात करते हैं इसमें मुख्य मूल्य क्या है। तो इसमें परिवार का संघर्ष दिखाया गया है, ठीक है। क्योंकि देखो, परिवार जो होते हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो बहुत मेहनत करते हैं, यानी जो माता पिता होते हैं अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए, ठीक है, खुद अपना पेट काट काट कर रह लेंगे, अपने शौक छोड़ देंगे, लेकिन अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि वो क्या करें?
वो आगे जाके कामयाब बन जाए। ठीक है, यानी कि इसमें पारिवारिक संघर्ष दिखाया गया है कि परिवार अपने बच्चों के भविष्य के लिए कितनी मेहनत करता है, माता पिता जो होते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं। दूसरा है सामाजिक प्रतिष्ठा, यानी समाज में जो नौकरी होती है, जो पद होता है, उसका कितना सम्मान होता है उसका। ठीक है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। जो डिप्टी कलेक्टर का जो पद है वो एक ऊंचा पद होता है, उसका कितना सम्मान है, ये चीज इस कहानी में हमको देखने को मिलती है। फिर तीसरा पॉइंट है यथार्थवाद, यानी रियलिटी, वास्तविकता। कहानी जो है कहानी जो है समाज की वास्तविक स्थिति को आपको दिखाएगी। ठीक है, यानी समाज की एक्चुअल में क्या स्थिति है, लोग सोचते कैसे हैं, लोगों का क्या सोचने का नजरिया है। ठीक है, ये रियलिटी आपको इस कहानी से पता लगती है। शिक्षा का महत्व, यानी अच्छी शिक्षा से जीवन जो होता है वो बदल सकता है। ठीक है, अच्छी शिक्षा मिल जाए तो जीवन बदल सकता है। कैसे कैसे बदल सकता है, एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मान लो कोई गरीब व्यक्ति है, ठीक है, अब वो डिप्टी कलेक्टर बनना चाहता है, मान लो डिप्टी कलेक्टर बनना चाहता है। अगर वो शिक्षा प्राप्त करे, बहुत पढ़ाई करे, बहुत मेहनत करे और एग्जाम को पास कर ले और डिप्टी कलेक्टर बन जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसका जो जीवन है वो बदल जाएगा। यानी पहले गरीबी की स्थिति में था, अब डिप्टी कलेक्टर बन गया तो जाहिर सी बात है पैसा उसके पास होगा, समाज में सम्मान होगा, समाज में प्रतिष्ठा होगी, पद होगा, तो कहीं ना कहीं उसका जीवन जो है बदल जाएगा। ठीक है, मुख्य संदेश क्या है भाई इसमें, मुख्य संदेश ये है कि समाज में पद और प्रतिष्ठा का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। ठीक है, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो बहुत संघर्ष करती है और सपनों के सहारे अपना जीवन जीती है वो फैमिली। तो ये हमको इसमें मुख्य संदेश पता लगता है। ठीक है, अगर अब हम तीनों कहानी पढ़ चुके हैं, तीनों कहानी को हम एक साथ कंपेयर करें कि किस कहानी से हमको क्या मुख्य जो मूल्य है वो पता लगता है, तो देखिए प्रेमचंद जी की द्वारा जो लिखी गई कहानियां होती उससे हमें देशभक्ति, त्याग, बलिदान के बारे में पता लगता है। फिर दूसरी कहानी जो है हार की जीत, इसमें मानवता और विश्वास के बारे में पता लगता है। ठीक है, यानी आपने वो जो बाबा और वो जो डाकू वाली कहानी थी जिसमें घोड़ा चुरा लेता है, उसमें क्या था, मानवता और विश्वास की बात थी। तीसरी कहानी जो डिप्टी कलेक्टरी है, इसमें संघर्ष, यानी जो मिडिल क्लास फैमिली होती है क्या स्ट्रगल करती है अपने बच्चों को कामयाब बनाने के लिए, शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा से कैसे जीवन बदल जाता है, सामाजिक यथार्थ, यानी समाज कैसे किसी पद को बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा देता है, किसी पद को बहुत ज्यादा सम्मान देता है, तो ये बातें हमको पता लगती है। ठीक है, ये सारे मूल्य हमको पता लगते हैं। तो लास्ट में हम बात करते हैं, निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो देखिए हिंदी कहानी का क्या महत्व है, तो हिंदी कहानी में अपने को नैतिक शिक्षा, यानी हमको नैतिक शिक्षा मिलती है। ये समाज की सच्चाई हमको दिखाती है कि समाज कैसा है, समाज में क्या होता है। ठीक है, समाज की सच्चाई यानी यथार्थता को दिखाती है, अच्छे संस्कार हमको सिखाती है, फिर भारतीय संस्कृति को और ज्यादा मजबूत बनाती है। एंड में आपको निष्कर्ष बताना है कि इन कहानियों से हमें भारतीय जीवन, भारत की संस्कृति, ठीक है, हमारे नैतिक मूल्य, इनके बारे में पता लगता है। तो ये कहानी हमको क्या बताती है, हमको मानवता सिखाती है, त्याग की भावना के बारे में बताती है, प्रेम, विश्वास, संघर्ष, इन सब चीजों की शिक्षा देती है। ठीक है, तो ये थी हमारी यूनिट। अब बात करेंगे, तीसरी यूनिट हो चुकी है, अब बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की। ठीक है, यूनिट नंबर 4 जो है इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण निबंध इसको देखने वाले हैं। निबंध में कौन कौन से हैं, एक तो सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा लिखा गया आचरण की सभ्यता, फिर डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा लिखा गया शिक्षा का उद्देश्य, फिर विद्या निवास मिश्र जो है रहीमन पानी राखिए, इनके द्वारा लिखा गया है। तो इसको यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए अब निबंधों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं परिचय। हिंदी निबंधों में हमें भारतीय समाज यानी भारत का समाज, फिर भारत के जो समाज की जो संस्कृति है यानी हमें अपनी संस्कृति, फिर हमें शिक्षा और जो नैतिक मूल्य हैं इसके बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, जो निबंधकार होते हैं यानी जो निबंधों को लिखते हैं वो अपने विचारों के माध्यम से, ठीक है, अपने विचारों से समाज को सही दिशा दिखाने का, ठीक है, काम करते हैं, प्रयास करते हैं। तो इस पार्ट में हमको 3 निबंध पढ़ने हैं। निबंध को हम डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन उसके सार को समझने की कोशिश करेंगे कि इन निबंधों से हमको क्या समझने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आचरण की सभ्यता। इसको लिखा गया है सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा। निबंध का परिचय देखते हैं। तो इस निबंध में लेखक ने क्या बताया है कि केवल बाहरी विकास ही सभ्यता नहीं होती बल्कि अच्छा व्यवहार ही सच्ची सभ्यता है। ठीक है, यानी कि मान लो कोई देश है, उसका डेवलपमेंट दिख रहा है, ठीक है, उसमें बिल्डिंगें हैं, सड़कें हैं, रोड है, सब कुछ है, तो वो सभ्यता नहीं है, वहां के लोगों का व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। मान लो कोई देश है वैसे तो डेवलप है लेकिन
आप वहां पे जाते हो और आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, या अपने लोगों के साथ ही अच्छा व्यवहार नहीं करते, ना तमीज से बोलते हैं किसी से, ठीक है, ना किसी की मदद करते हैं, ना कोई सहयोग, ना कोई भाईचारा, तो क्या ऐसे समाज को आप एक विकसित समाज कह पाओगे कि इस समाज का विकास हो रखा है? नहीं, ठीक है। ये कहते हैं कि केवल बाहरी विकास से काम नहीं चलने वाला, अच्छा व्यवहार ही सच्ची सभ्यता है, ठीक है। ये हमको निबंध से पता लगता है। तो आखिर हमको इससे पता क्या लगेगा, इस निबंध को जब पढ़ेंगे तो हमको कौन से मूल्य का बोध होगा, कौन से मूल्य हमको समझने को मिलेंगे? तो मुख्य विचार जो है वो कहते हैं कि मनुष्य का व्यवहार, मनुष्य का चरित्र, उसके अंदर विनम्रता, ठीक है, प्रेम का भाव, ये जो चीजें हैं ये मनुष्य को महान बनाते हैं। अगर किसी मनुष्य में ये सारी मूल्यों के बारे में जानकारी है, मनुष्य इन चीजों को अपनाता है अपने जीवन में, तब वो समाज, ठीक है, यानी मनुष्य से ही समाज बनता है, यानी सभी मनुष्य अगर इन चीजों को अपना लें तो समाज जो होगा वो विकसित बन जाएगा, ठीक है। अब मुख्य भारतीय मूल्य क्या मिलते हैं इसमें से? तो देखिए, इसमें प्रेम और मानवता, यानी सभी लोगों के साथ में रहने से, ठीक है, यानी प्रेम और सम्मान से रहना चाहिए, प्रेम और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए, ये बातें हमको इससे पता लगती है निबंध से, ठीक है। फिर अच्छा आचरण, यानी मनुष्य का जो चरित्र होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, उसको हमेशा लोगों के साथ अच्छा आचरण करना चाहिए, अच्छा बर्ताव करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। फिर विनम्रता, यानी अहंकार नहीं करना चाहिए इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए, ठीक है, इंसान को हमेशा विनम्र रहना चाहिए। नेक्स्ट है समानता, सभी मनुष्य जो हैं बराबर हैं, यानी सभी लोगों को बराबर मानना चाहिए, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, भाषा को लेकर, पहनावे को लेकर, ठीक है, विचारों को लेकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। मुख्य संदेश क्या मिलता है हमको इस निबंध में से? मुख्य संदेश यही मिलता है कि सच्ची सभ्यता अच्छे व्यवहार में है। अगर लोग अच्छा व्यवहार करते हैं तो उसी को सच्ची सभ्यता माना जाएगा, और केवल धन यानी केवल पैसा या विज्ञान से समाज महान नहीं बनता। मान लो कोई देश है, साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे निकल गया है, पैसा बहुत है उसके पास, लेकिन लोगों में अच्छा व्यवहार नहीं है, लोग अच्छे से किसी से बात ही नहीं करना चाहते, तो ऐसा देश, उस देश के लोग, ठीक है, उसको कभी भी एक सच्ची सभ्यता नहीं माना जा सकता है। फिर दूसरे निबंध की बात करते हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा लिखा गया है, शिक्षा का उद्देश्य, ठीक है। तो देखिए, इस निबंध का परिचय देखते हैं, यानी इस निबंध में शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य को समझाया गया है, यानी जो शिक्षा होती है, शिक्षा जो दी जाती है उसका एक्चुअल में, उसका वास्तविक क्या उद्देश्य होता है, ठीक है। लेखक कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है, ठीक है, यानी केवल नौकरी पाना शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है। फिर शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? शिक्षा के मुख्य उद्देश्य इन्होंने बताए हैं कि ज्ञान प्राप्त करना, यानी शिक्षा जो है व्यक्ति को समझदार बनाएगा, ठीक है, और चरित्र निर्माण, यानी शिक्षा जो होती है, अच्छी शिक्षा जो है वो कहीं ना कहीं लोगों का चरित्र निर्माण करेगी। चरित्र निर्माण का मतलब है कि उनको एक अच्छा व्यक्ति बनाना, ठीक है, समाज के लिए वो अच्छे हों, अपने परिवार के लिए वो अच्छे हों, अपने देश के लिए वो अच्छे हों, यानी एक अच्छा नागरिक बनाना, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे कि ये शिक्षा का उद्देश्य होता है। और क्या उद्देश्य होता है शिक्षा का? देश सेवा, यानी शिक्षित व्यक्ति को समाज और देश के लिए काम करना चाहिए, ठीक है, देश सेवा करनी चाहिए, ये निबंध हमको बताता है। नैतिक विकास, यानी शिक्षा जो है मनुष्य को अच्छे संस्कार देती है, उनका नैतिक विकास करती है, बोलना कैसे है, लोगों के साथ रहना कैसे है, ठीक है, ये सारी बातें हमको बताती है। फिर मुख्य भारतीय मूल्य को देखें तो क्या क्या है इसमें? तो इसमें अनुशासन की बात है। अगर आप इस निबंध को पढ़ोगे तो आपको अनुशासन, यानी अनुशासन का क्या महत्व है ये सीखने को मिलेगा। नैतिकता क्यों जरूरी है, नैतिकता का क्या महत्व होता है ये समझने को मिलेगा। जिम्मेदारी, ठीक है, प्रत्येक नागरिक को जिम्मेदार होना चाहिए, जिम्मेदारी निभानी चाहिए, ये पता लगेगा। सेवा भावना, ठीक है, और आत्मनिर्भरता, ये सारे के सारे जो मूल्य हैं ये हमको इस निबंध से मिलते हैं, ठीक है। तो शिक्षा का एक्चुअल में क्या महत्व होता है ये हमको यहाँ से पता लगता है। फिर मुख्य संदेश क्या है? शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है। सर्वांगीण विकास का मतलब है उसमें सारे विकास आ जाएंगे, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, ठीक है, सारे विकास करती है। सच्ची शिक्षा वही होती है जो अच्छे संस्कार दे इंसानों को, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा जो निबंध है, रहीमन पानी राखिए, ये विद्या निवास मिश्र के द्वारा रचित है, ठीक है। ये निबंध जो है रहीम का प्रसिद्ध जो दोहा था, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना इससे पहले जब हमने
रहीम के बारे में पढ़ा था, वहां पे हमने दोहे के बारे में समझा था। ये उसी दोहे से कहीं ना कहीं प्रभावित है, ठीक है, उसी पे आधारित है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। यहाँ पे पानी का मतलब जल नहीं है, कहीं आप सोचो पानी की बात चल रही है, यहाँ पे पानी का मतलब सम्मान है, ठीक है, विनम्रता, मर्यादा। कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यानी इज्जत, पानी को इज्जत सम्मान से जोड़ के देखा गया है, यानी अपनी इज्जत को बनाए रखो। इज्जत अगर चली गई एक बार तो फिर जीवन व्यर्थ हो जाता है, ये बताया गया, ठीक है। तो यानी कि पानी का अर्थ जो है यहाँ पे सम्मान, विनम्रता और मर्यादा से है। मुख्य विचार, यदि मनुष्य में सम्मान, नम्रता, शिष्टाचार है, ठीक है, तो वो सही है। अगर मान लो ये चीजें उसमें नहीं रहेगी तो जीवन का महत्व समाप्त हो जाएगा। अगर व्यक्ति सम्मान नहीं करता, सम्मान किसी को नहीं देता, विनम्र नहीं रहता लोगों के साथ, ठीक है, यहाँ पे विनम्रता आएगा, विनम्रता, शिष्टाचार के भाव नहीं है उसके अंदर, तो फिर वो मनुष्य नहीं है, ठीक है, वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। ये बातें हमको पता लगती है। अब मुख्य भारतीय मूल्य क्या है, यानी इस निबंध को जब हम पढ़ेंगे तो अपने को क्या समझने को मिलेगा, क्या मूल्य समझने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला है इसमें सम्मान, यानी कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें सम्मान के बारे में पता लगता है, यानी हमें दूसरों को आदर करना चाहिए। फिर विनम्रता, यानी अच्छा व्यवहार हमें करना चाहिए, जिससे कि हमें मनुष्य की पहचान मिलेगी, ठीक है, अच्छे व्यक्ति की पहचान मिलेगी। मर्यादा, जीवन में मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। फिर जल का महत्व, पानी जीवन का आधार है, इसलिए उसका संरक्षण करना चाहिए, ठीक है। तो ये चार चीजें हमें पता लगती हैं। मुख्य संदेश यही है कि सम्मान और विनम्रता जो जीवन के सबसे बड़े गुण होते हैं, हमें हमेशा से सम्मान और विनम्रता के साथ रहना चाहिए, लोगों के साथ विनम्र रहना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। पानी और मान, सम्मान दोनों का महत्व समझना चाहिए। फिर यहाँ पे अपने तीनों निबंध हो जाते हैं खत्म। अब हिंदी में निबंधों का क्या महत्व है, ये समाज को दिशा देते हैं, नैतिक शिक्षा देते हैं, भारतीय जो संस्कृति है उसको मजबूत बनाते हैं, अच्छे संस्कार सिखाते हैं, ठीक है। समाज को शिक्षा कैसे मिलेगी, निबंधों से मिलेगी, निबंधों से हमको पता लगता है, नैतिक शिक्षा के बारे में पता लगता है, अपनी संस्कृति के बारे में पता लगता है, संस्कृति कितनी महान है उसके बारे में पता लगता है, ठीक है, नियमों के बारे में पता लगता है, अच्छे संस्कारों के बारे में पता लगता है। तो निबंध जो होते हैं बहुत जरूरी है। एंड में निष्कर्ष बताना है आपको कि हिंदी के प्रमुख निबंध जो हैं भारतीय जीवन के मूल्यों को सुंदर चित्रण करते हैं, ठीक है। ये निबंध जो है हमें अच्छा व्यवहार, यानी हमें कैसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए बताते हैं, नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, शिक्षा के महत्व को बताते हैं, ठीक है, सम्मान, मानवता, इन सब चीजों का संदेश देते हैं। तो यहाँ पे अपनी जो चौथी यूनिट थी ये भी खत्म हो जाती है, ठीक है। मेरा नाम सतेंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं एकलव्य स्टडी पॉइंट के नाम से। और ये वीडियो आने वाली है, ठीक है, कमेंट में जाके सबको लिखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस इतना लिख दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो तुरंत आ जाएगी। तो आपकी कमेंट पे ही निर्भर करेगा ये सब। तो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 के लिए हिंदी साहित्य और मानव मूल्य बोध जो आपका सब्जेक्ट है, जिसको अभी हम पढ़ चुके हैं, जिसकी समरी पढ़ चुके हैं, इसी के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और वही क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा वही आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ये वीडियो जरूर देख के जाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो जल्दी ही आपकी आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को, और वीडियो जो है उसको जरूर लाइक कर दिया करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब कर ले अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। बाकी आप कमेंट में जरूर लिखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की।